दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट आज के वीडियो को बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो घर की कंस्ट्रक्शन में की जाती हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन में। और एक सिविल इंजीनियर को जहाँ जो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उनको उस गलती के बारे में पता होना चाहिए, क्यों वो होती है, कैसे वो होती है और कैसे उसको सही कर सकते हैं। तो ऐसी आज मैं आपको कुछ 50 से 60 गलतियां बताने वाला हूँ। मतलब 50 प्लस ही गलतियां होंगी, 60 से 70 भी हो सकती हैं, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इवन पता भी होंगी, लेकिन उनको सही कैसे करते हैं और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। आपको बस थोड़ा ज़्यादा टाइम अपना देना है, 50 से 60 मिनट आपके लूँगा मैं। जब भी फ्री होते हो तभी ये वीडियो देखो, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखोगे तो काफ़ी चीज़ें सीख के जाओगे। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो गलती की गई है वो बीम में आप देख रहे हो सामने जो एल है, डेवलपमेंट लेंथ हम जिसे बोलते हैं, ये कॉलम का जंक्शन है। दो बीम इस कॉलम में आ रहे हैं और इनकी जो आप एल देख रहे हो वो कॉलम के बाहर है, मतलब कॉलम के सरिये से बाहर है, वर्टिकल बार से बाहर है। तो इस डेवलपमेंट लेंथ का कोई काम नहीं होता और यहाँ पे क्रैक्स गारंटी आ जाएंगे जब ये कॉलम दोबारा कास्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें कवर जीरो हो चुका है। आप देख रहे हो नीचे आपको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा होगा कि नीचे कॉलम का कंक्रीट हो चुका है और जो स्टील है वो एल, उसका डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ, वो बाहर है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक तो यहाँ कवर जीरो हो गया, क्रैक आ जाएंगे। दूसरा, जब इस पे लोड पड़ेगा स्लिपेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फेल हो जाएगा। तो आपको करना क्या, सिंपल भाषा में बताऊं, ये होता क्यों है? क्योंकि जो बाहर से अंदर से सरिया डालना रहेगा अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को, तो काफ़ी टाइम लगता है, दिक्कत आती है। तो वो क्या करते हैं, दो सरिये अंदर डाल देंगे इजिली और तीसरा सरिया बाहर कॉलम के निकाल देंगे। तो वो वहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्टिकल कॉलम होगा, मतलब कॉलम है जो, उसका बीम का जो भी सरिया है वो हमेशा जंक्शन के अंदर आना चाहिए। बाहर में कभी वो सरिया नहीं होना चाहिए। अगर बाहर में है तो आपको उसको अंदर करवा देना है, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां भी आप देख रहे हो ये जो बीम आ रहा है इसका सरिया भी कॉलम से बाहर है, ये अंदर होना चाहिए। ये होगी एक गलती, इसको सुधार लेना है। दूसरी गलती जो है वो है इसी बीम को रिलेटेड। देखो जो मेन बीम होता है, सेकेंडरी बीम, अभी जो ये मेन बीम देख रहे हो, तीन सरिया है मेन बीम का, लेकिन जो सेकेंडरी बीम आ रहा है वो उसका सरिया डेवलपमेंट लेंथ 2 के अंदर डालिए, ये लास्ट तक जानी चाहिए थी। मतलब जो लास्ट सरिया है हमारा वहां तक ये पहुंचनी चाहिए थी। ये भी गलतियां। अगली गलती क्या की है, ये सामने आप शेयर की देख रहे हो। शेयर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कॉलम फेलियर को बचाने में, क्योंकि कॉलम में जॉइंट आता है और अगर आपको शेयर की बनानी है तो प्रॉपर शेयर की आपकी होनी चाहिए। और ये शेयर की बनाई गई है इंच बाई इंच की बना दी गई, मतलब इतनी छोटी सी, इसका कोई वर्क नहीं है। कम से कम 150 बाई 150 mm की आपकी शेयर की होनी चाहिए। सामने आप जो देख रहे हो इसे शेयर की बोलते हैं। जहां भी आपका कॉलम का जॉइंट आएगा तो वहां पे ये शेयर की प्रोवाइड करोगे तो आपका जॉइंट सेफ रहता है, वहां से फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको अर्थ के प्रूफ भी हम कॉलम बोल सकते हैं अगर आपने प्रॉपर 150 बाई 150 की शेयर की प्रोवाइड की है छोटे कॉलम में। बड़े कॉलम में जितना साइज बड़ा होगा कॉलम का उतनी बड़ी शेयर की आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आपका घर सेफ रहेगा। क्लियर? अभी अगली गलती क्या की गई है, जहां प्रॉपर अच्छा सीमेंट यूज नहीं किया है। मतलब अगर हम बात करें, शायद एक्सपायरी भी हो सकता है सीमेंट, जहां उसको बना के प्लास्टर करते टाइम ज़्यादा देर तक रखा गया। तो कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है अगर आपका प्रॉपर सैंड नहीं होगा, सैंड में अगर मिट्टी होगी, सिल्ट होगी, तो ऐसी पपड़ी बन के निकलती है। क्लियर? और अगर सीमेंट अच्छा नहीं होगा तो ऐसी पपड़ी बन के आपकी भी निकल जाएगी। और अगर सीमेंट सैंड अच्छा हुआ फिर भी ऐसी पपड़ी निकलती है तो रीजन क्या होता है, आपने प्लिंथ प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड की होती है। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या हो गया, नीचे जहां पे देखो वॉल खत्म हो रही है वहां पानी लगेगा, वो पानी ऊपर चढ़ता है और ऐसे पपड़ी बन के निकलती है। तो आपको क्या करना है, नीचे कोई 1 फीट का या 1.5 फीट का प्लिंथ प्रोटेक्शन आपके घर के चारों तरफ आपको कोई 3 इंच मोटी और 1.5 फुट लंबी एक प्लिंथ प्रोटेक्शन आपको कंक्रीट की लेयर डाल देनी होती है कि पानी अंदर घुसे नहीं, तो आपकी पपड़ी घर पे नहीं दिखेगी ऐसी पिक में। तो मोस्टली ये गलती की जाती है कि जो स्पेसिंग होती है, अगर हम बीम की बात करें या स्लैब के सरिये की बात करें, जो स्पेसिंग होती है, दो सरियों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रख दिया जाता है। मतलब कोई उसकी तुलना ही नहीं, कहीं 200 mm, कहीं 230 mm, कहीं 300 mm, 1 फीट तक स्पेसिंग रख दी जाती है बीम के सरिये की या स्लैब के सरिये की, और एक्स्ट्रा सरिये डाल दिया जाता है। ऐसे सरिये का कोई फायदा नहीं होता है अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड उसे नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ लोड देखो
स्पेसिंग का जो स्टीरअप होता है या स्पेसिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फेलियर, क्रैक्स, इन चीज़ों से स्लैब को बचाने में या स्ट्रक्चर को बचाने में। अगर वो सही से नहीं किया तो आपकी जो स्लैब होती है वो फेल हो सकती है। अगर मैं बात करूं, नहीं तो थोड़े टाइम बाद वो क्या झुक जाएगी। तो इसमें क्या है, आपको स्पेसिंग जो भी मेंशन हो, मेरे ख्याल में 6 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग आपको किसी में प्रोवाइड नहीं करनी है। थंब रूल मैं बता रहा हूँ, वैसे बाकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होता है। अगली मिस्टेक क्या की गई है, देखो यहाँ आप पाइप देख रहे हो, कंडक्ट देख रहे हो, इलेक्ट्रिक की पाइप देख रहे हो, ये कॉल बीम के अंदर डाली गई है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको कभी भी जो कंडक्ट होती है, जो आपकी बिजली की पाइप होती है जिसमें बिजली की तार दौड़ाई जाती है, तो उसको ना तो कॉलम में आपको डालना है ना बीम में डालना है। अगर ये डालोगे, ये एक हॉलो सेक्शन बन जाती है बीम या कॉलम में, और फेलियर का चांसेस वहां से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बीम और आपको कॉलम में कभी भी कंडक्ट पाइप नहीं डालनी है। अगली गलती क्या की गई है यहाँ पे, शटरिंग में। ये मोस्टली मैं बोलते आता हूँ, इधर मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन शटरिंग में जो गैप रखा गया है वो गैप आपको कभी नहीं रखना है। ये एक काफ़ी बड़ी गलती होती है कि आपकी कंक्रीट की स्लरी नीचे चली जाती है और वो जो कंक्रीट होगा वो किसी काम का नहीं है, उसका डिज़ाइन मिक्स किसी काम का नहीं रहता है। अभी मैं नो मिस्टेक और आपको बताने वाला हूँ, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या हुई है, देखो आप पार्टीशन वॉल देख रहे हो, यहाँ पे जो जरी बनाई गई है, पाइप, कंसील्ड पाइप जो इलेक्ट्रिक की पाइप डालते हैं, तो ये पूरी तोड़ दी गई है पार्टीशन वॉल। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सामने आप देख रहे हो जो कंक्रीट बैंड होता है, मतलब जो लिंटल बैंड हम जिसे बोलते हैं, वो भी उसका सरिया भी काट दिया गया है। तो ऐसा अभी आपको कभी नहीं करना है। जब भी आप जरी बनाओ, जहाँ तो कैविटी वॉल बनाओ, यहाँ तो इलेक्ट्रिक पाइप, कंसील्ड पाइप जो आपकी सीलिंग में घूमे, अगर आपको यहाँ वॉल में वो पाइप चाहिए तो उसको प्रॉपर से आपको तोड़ना है। वहाँ कैविटी वॉल बना लो, जहाँ उसको इस तरह तोड़ो कि वो आर पार ना टूटे। तो ये चीज़ आपको ध्यान ही देनी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक पाइप आने वाली हैं, तो वहाँ आप क्या करो, वहाँ पे आप 9 इंच की दीवार कर दो। 5 इंच की दीवार में कभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें क्रैक्स, फ्यूचर में क्रैक्स आ सकते हैं और वो दीवार टूट भी सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और चिकन मैश या मुर्गा जाली की अगर हम बात करें, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक पाइप की वो प्रोवाइड की, अगर हम डायरेक्ट उस पर प्लास्टर कर देंगे तो उसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे काफ़ी रीज़न से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये चिकन मैश या मुर्गा जाली हम जिसे बोलते हैं, हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, यहाँ जो पाइप थी उसको पहले प्लास्टर से फिलअप कर दिया गया, फिर उसको रफ़ किया गया, फिर उसके ऊपर ये मुर्गा जाली मार दी गई। इसके ऊपर फिर से जब प्लास्टर होगा तो यहाँ क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बेसिकली इसी रीज़न से हम जो करते हैं मुर्गा जाली या जिसे हम चिकन मैश बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और भी जहाँ आपके कंक्रीट का फेस और ब्रिक का जॉइंट बन रहा हो, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, मुर्गा जाली प्रोवाइड कर देनी है। जहाँ आपको क्या करना है, जो आपका प्लास्टर रहेगा उसमें आपको फाइबर यूज़ कर लेना है, फाइबर मिक्स करके प्लास्टर करो, या आपको वहाँ ग्रूव बना लेना है। क्योंकि जब भी कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगी स्ट्रक्चर में, तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस जॉइंट्स पे ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ आपका कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट हो। और जहाँ आपने पाइपिंग की हो, प्लम्बिंग पाइपिंग की हो या इलेक्ट्रिक पाइपिंग की हो, तो वहाँ आप डायरेक्ट प्लास्टर करोगे, वहाँ पे आपको वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको मुर्गा जाली या चिकन मैश यूज़ करनी। जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है, टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है। क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में, और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा। जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था। ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के। तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसे डालते हैं, और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहां पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, या तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं, 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। तीसरा,
ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये दो हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे कभी काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है, ये दो ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये जो मिस्टेक मैंने नोटिस की साइड पे, ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं, मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कुछ काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के ला है। तो देखो ये जो कॉलम था, इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम तो जो इस साइड का बीम है, राइट लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया है, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली गलती जो की गई है साइड पे की जाती है, मैक्सिमम मैंने देखा है, कॉलम की शटरिंग कर दी जाती है, लेकिन जो हुक होते हैं स्टीरअप के टाइज जो आप सामने देख रहे हो, इनको अच्छे से बेंड नहीं किया होता है। अगर आप इनको अच्छे से बेंड नहीं करोगे, इनका कोई काम ही नहीं रहता है, मतलब इनका वर्क जीरो हो जाता है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, उनको जो वर्टिकल बार होता है उसको पकड़ने का, लेकिन इसमें क्या किया है, एक तो अच्छे से इनको बेंड नहीं किया है, बेंड मेन करना ही करना बेंड है उसको, और दूसरा जो एक ही तरफ उनका फेस रख दिया है। आपको हमेशा अल्टरनेट फेस रखने हैं और इसको प्रॉपर वे से हुक करना है, ये आपकी पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिए, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा या तो वहां कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना इजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो, इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं, उसका जो सरिया रहता है उसको उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर। तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है, और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है, ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहां मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, उसको अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहां से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा है, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये ना हो। लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर क्या छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा।
नेक्स्ट जो गलती की गई है, आप देख रहे हो, ये आपने काफ़ी वीडियो पसंद भी की है, 6 से 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं, आप देखो वीडियो इसको। इसमें क्या है, देखो ये जो किया है, इसको जोगल किया है, ये काफ़ी ज़्यादा जोगल किया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके जो हमारे वर्टिकल बार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और यहाँ से इसके फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सामने आप देख रहे हो कॉलम है एक, मतलब वर्टिकल स्टीरअप है एक कॉलम के, वो ऐसे जॉगल किए हुए, मतलब टेढ़े किए हुए हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो इसकी ग्रिड लाइन थी, सेंटर लाइन थी, उससे ये 100 mm बाहर हो गया कॉलम। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखी जाती है साइड पे। तो ये होती किसकी वजह से? पोर सुपरविज़न की, मतलब अच्छे से सुपरवाइज़र ने, जहाँ जो इंजीनियर रहेगा उसने अच्छे से इसका ग्रिड नहीं किया। तो इसको सही करने का तरीका क्या है? जैसे सामने किया, ये काफ़ी गलत तरीका है, बिल्कुल जॉगल कर देना, ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो इसमें लोड आएगा ऊपर से वो इजीली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये क्लैप्स होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो मेन क्या किया जाता है अगर फुटिंग में ऐसा हो जाए? तो ऐसे तो IS कोड कुछ कहता नहीं है, मतलब इसके बारे में कि अगर ये हो जाए, क्लाइंट भी होगा वो तोड़ने को कहेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जहां आपका रहेगा वर्टिकल बार, वहां एक्स्ट्रा वर्टिकल बार ड्रिल करके अच्छे से ग्राउंड करके आप ले सकते हो। ये भी कई साइड पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है अगर आपका यहाँ ऐसा हो जाए। जो नेक्स्ट मिस्टेक देखी जाती है कॉमनली साइड पे, वो है हनीकॉम, जो हर स्ट्रक्चर में देखा जाता है। अगर आप केयरलेसनेस दिखाओगे स्ट्रक्चर में, मतलब कंक्रीटिंग के दौरान, उसमें अच्छे से वाइब्रेशन नहीं करोगे, जहाँ जो मटेरियल यूज़ करोगे वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, जहाँ जो सेग्रीगेट मटेरियल यूज़ करोगे, मतलब एग्रीगेट अलग होंगे और वो उसका सीमेंट अलग होगा, तो उसके कारण ये हनीकॉम आ सकता है। ये काफ़ी बड़ा हनीकॉम आप सामने देख रहे हो, ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल कहीं भी नहीं है, मतलब एक हिसाब से वीक हो गया, इसका स्टील दिख रहा है सामने, तो ये एक्सेप्टेबल कहीं नहीं है। कोई भी क्लाइंट होगा यहाँ, खुद भी आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। कब भी कंक्रीट करो, अच्छे से वाइब्रेशन करो, या वाटर रेशो अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से डालो। अगर बाई चांस ऐसा हनीकॉम आ जाता है तो इसको सही करने के तरीके हैं, मतलब उसको अच्छे से ब्रश कर लो, अच्छे से रब कर लो, उसका जो मटेरियल है, ये रफ़ मटेरियल ये निकाल के अच्छे से जो मटेरियल है GP2+ ऐड करके उसका ग्राउंड मटेरियल बना के अच्छे से यहाँ तो प्रेशर ग्राउटिंग कर लो, जहाँ उसको अच्छे से फिनिश कर लो। कभी भी प्लास्टर नहीं करना है। सामने आप जैसे देख रहे हो सिंपल प्लास्टर करके, मतलब जैसा मटेरियल था वही प्लास्टर करके, वो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, फट जाएगा। जैसे ही फिलिंग करोगे वो थोड़े दिनों में निकल के उधर जो स्टील होगा उसको क्रोजन लग जाएगी। तो इसको अच्छे से रब कर लो। इसमें हमारी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया हनीकॉम को कैसे हम, मतलब कोड क्या कहता है, कैसे आपको उसको अच्छे से अटेंड करना है, वो मैंने बताया हुआ है। तो इसको बचने के यही तरीके हैं, अच्छे से वाइब्रेशन करो और सेग्रीगेटेड मटेरियल यूज़ नहीं करो। नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी जाती है कि मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर बन चुका है, अगर जैसे आप सामने बीम देख रहे हो, ये पहले एग्जिस्टेड स्ट्रक्चर है, मतलब बीम है, और उसके नीचे एक्सकवेशन कर रहे हैं। एक तो ये मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में मतलब बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उसके वो ऐसे डिज़ाइन नहीं किया है कि वो हवा में रहा है, वो मतलब रेस्ट ही करेगा, ऐसे उसको डिज़ाइन किया रहता है। जो भी मतलब लगभग बीम डिज़ाइन किए थे, ये हमारा प्लिंथ बीम है। तो अगर बाई चांस ऐसा हो रहा भी है तो इसको वर्टिकल सपोर्ट आपको ना प्रोवाइड करनी है। कहीं भी आपको ऐसा दिखता है तो इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस पर क्रैक्स आएंगे और ये फ्यूचर में फेलर होने के चांसेस रहते हैं। हमने आप देख रहे हो हमारा एक मतलब कास्टिंग हुई है जिसमें क्या हुआ, सॉइल फेस, मतलब कंक्रीट हमारा सॉइल फेस पे ही कर दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ऐसा आपको करना ही नहीं है, क्योंकि मतलब जो रेनफोर्समेंट होगी वो इससे क्या होगा, क्रोजन पकड़ लेगी, या इसमें डैमेज या मतलब स्ट्रक्चर वीक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो कभी भी सॉइल फेस पे आपको कंक्रीट करना ही नहीं है, मतलब वहाँ पहले शटरिंग प्रोवाइड कर लो, अच्छे से मतलब एक्सकवेट कर लो एरिया को। सामने देख रहे हो वहाँ सीधा मतलब कंक्रीट कर दिया, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है हमारी, जो हमारा कंक्रीट देख रहे हो सामने, वो कितने मतलब हाइट से फेंका हुआ है। कभी भी 1.5 मीटर की हाइट से आपको माल नहीं फेंकना, मतलब कंक्रीट ऊपर से नहीं फेंकना। अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर यूज़ कर रहे हो तो 2.5 मीटर आपको अलाउड है। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, मतलब सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, मतलब जो हमारा एग्रीगेट होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी मटेरियल अलग। तो इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी। तो कभी भी बिना मतलब शूट के या पंप बूम प्रेशर के आपको नहीं यूज़ करना है। दूसरा है, सामने देख रहे हो हमारा क्रैक क्रिएट हो गया, मतलब एक स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये क्यों हुआ है, मतलब ये हुआ है मतलब वाटर लॉस, एकदम से पानी गायब हो गया धूप में। मतलब ये
आपको क्या करना है, कभी भी समर में अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट आपको करना ही नहीं है। मतलब इवनिंग में पॉसिबल तो इवनिंग में कंक्रीट आपको करना है। इससे में क्या हुआ है, मतलब इसको हम क्रेजिंग क्रैक्स बोलते हैं। मतलब एक फॉर्म है क्रैक्स ही, क्रैक क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा जो टॉप लेयर होती है उसका मॉइस्चर एकदम से गायब हो जाता है। अगर आपको करना भी है तुरंत उसको मतलब 30 मिनट के बाद आपको पानी प्रोवाइड करना शुरू कर देना। पॉन्ड कर लो, जहाँ क्यूरिंग उसकी चालू कर दोगे तो ये क्रैक आपको कम मिलेंगे। बाकी इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल हो तो ये क्रैक क्रिएट नहीं होगी अगर आप समर में कंक्रीटिंग इवनिंग में करोगे। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी वायर मैश की। मतलब कभी भी आपको आउटर फेस पे कभी, मतलब अगर बिल्डिंग है या हाउस है उसके आउटर फेस पे कभी भी वायर मैश यूज़ नहीं करनी है। अंदर में आप वायर मैश यूज़ कर सकते हो। आपको पता ही होगा वायर मैश यूज़ क्यों करते हैं हम। कोई भी मतलब दो जॉइंट है वहाँ उनको मिलाने के लिए, प्लास्टर में क्रैक नहीं है इसलिए। तो बाहर में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वायर मैश है वो गैल्वेनाइज्ड इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो क्रोजन पकड़ लेती है अगर पानी में कम। उससे क्या होगा, हमारे क्रैक क्रिएट हो जाएंगे प्लास्टर में। तो ये वीडियो मैंने अच्छे से वीडियो डाली हुई है, इस पे आप देख सकते हो वायर मैश पे। तो वो हमेशा याद रखना, बाहर में आप वो फाइबर यूज़ कर सकते हो 6 mm 12 mm प्लास्टर में, इसको नेगलेक्ट करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टील रिइंफोर्समेंट में। सामने आप देख रहे हो हुक है ये हमारी। पहले तो मैं बता दूं हुक प्रोवाइड करते क्यों हैं हम। मतलब हमारी बकलिंग ना हो कॉलम में, उससे जहाँ स्प्रेडिंग ना हो, कॉलम स्प्रेड ना हो जाए, या जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार्स हैं उनको पोजीशन रखने के लिए हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हुक सामने देख रहे हो मतलब बेंड की नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि हुक को बेंड करते नहीं है। तो ये आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी हुक बेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी सेग्रीगेशन की। मैंने पहले भी बात की। तो सेग्रीगेशन क्या है, हमारा जो देखो जो एग्रीगेट है वो अलग हो गया है, मतलब सीमेंट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है उस पर, मतलब हमारी स्ट्रेंथ पे उसकी। तो हमेशा आपको वही कंक्रीट यूज़ करना है। सामने हमने कंक्रीटिंग की उसी माल से, तो क्या हो रहा है देखो एग्रीगेट अलग हो रहा है। इसमें क्या होगा, बाद में हनीकॉम्ब निकलेगा और वॉइड्स रह जाएंगे और ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत बड़ी हैं। अगर आप वाइब्रेटर भी करोगे तब भी इसको अच्छे से नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान देना है जो आपका एग्रीगेट है वो प्रॉपर साइज का, सीमेंट की रेशियो प्रॉपर डाल रहे हो आप, या पानी वाटर उसमें प्रॉपर डाल रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, जैसे मतलब वाइब्रेट किया कि शटरिंग की मिस्टेक है। कभी भी स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। फोम प्रोवाइड करो जहाँ मतलब शटरिंग अच्छे से करो तो आपकी स्लरी बाहर नहीं आएगी। अगर स्लरी बाहर आ गई, मतलब सीमेंट बाहर आ गया, तो उसमें भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है साइड पर। तो ये चीज़ आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देनी है। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, देखो यहाँ क्या किया हुआ है, स्टील सामने देख रहे हो स्टील काट दिया, मतलब कॉर्नर का स्टील का कोई लैप ही नहीं है, मतलब ये अलग है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। मतलब कभी भी कॉर्नर पे जहाँ तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड, ड्राइंग में भी दिया होता है कि एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए होते हैं, और जहाँ मतलब डेवलपमेंट लेंथ कितना आपको वहाँ पे लेंथ चढ़ानी होती है। तो कभी भी कॉर्नर पे स्टील कट नहीं करना है, मतलब उसका जॉइंट होना ही चाहिए एक। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो गलती की जाती है वो की जाती है सेंटर लाइनिंग में ही। मतलब प्रॉपर वे से लाइनिंग नहीं की जाती है। जहाँ कॉलम आना चाहिए वहाँ कॉलम नहीं डाला जाता है। थोड़ा बहुत मतलब 2 इंच 3 इंच आगे पीछे कॉलम कर दिया जाता है। तो वो गलती इतनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है कि कॉलम आपको निकालना पड़ सकता है वहाँ से। क्योंकि क्या होगा, इन फ्यूचर वहाँ दीवार आने वाली होगी, जहाँ वहाँ कुछ दूसरा स्ट्रक्चर होगा, तो वो क्लैश कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, उस कॉलम को निकाल देते हैं, या जो भी फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। तो कभी भी जो सेंटर लाइनिंग करनी है कॉलम की वो प्रॉपर वे से करनी है। मैं बोलता हूँ ड्राइंग 1 नहीं 2 बार देखो, लेकिन आपकी जो सेंटर लाइनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर वे से होनी चाहिए। अगर इसकी एग्जांपल देखें हम, सामने आप देख रहे हो कॉलम की सेंटर लाइनिंग गलत होने से के कारण क्या हुआ, पूरा मतलब ये जो सामने कॉलम है ये निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। इतना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। कभी कभार तो पूरी तोड़ने भी पड़ सकते हैं कॉलम। ये चीज़ भी काफ़ी रिस्की हो सकती है। और मोस्टली मैंने हर जगह देखा है, काफ़ी बड़ी साइट भी देखी हैं जहां इस चीज़ को छुपाने के लिए क्या करते हैं, जो वर्टिकल बार होते हैं, जैसे आप सामने सरिया देख रहे हैं, उसको मोड़ देते हैं। ये सामने दोनों आपने देखी होंगी वीडियो, दो सरिया पूरा मोड़ दिया था। इस सरिये का कोई काम नहीं रहा। बाद में क्या होगा, लोड पड़ेगा, ये प्रॉपर वे से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और ये कोलैप्स हो जाएगा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि ये सरिया बेंड कर देना है। इसका वीडियो एक मैंने डाला हुआ है, पहले देख सकते हो कि प्रॉपर वे से कैसे कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये गलती हो जाए तो कभी भी बेंड नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है साइड पे। और हो सके पॉसिबल हो उस कॉलम को निकाल के आप फेंक दो और दूसरा कॉलम वहाँ कास्ट किया जाए। खर्चा बढ़ेगा लेकिन सेफ्टी को लेके आपको
चलना पड़ेगा। और जो अगली गलती देखी जाती है साइड पे, वो की जाती है बेंडिंग के दौरान। ये काफ़ी कम आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि जो सामने आप बेंडिंग मशीन देख रहे हो, वो मैंड्रिल है, जो बीच में आपको दिख रहा होगा, वो बड़ा गोल शेप का, सर्कुलर शेप का, वो गलती की जाती है बेंडिंग के दौरान। क्या की जाती है, प्रॉपर वे से मैंड्रिल यूज़ नहीं किया जाता है। इसका भी एक IS कोड ने दिया हुआ है कि आपको हर स्टील का प्रॉपर वे से बेंडिंग करना है। उससे क्या होती है, उसके मतलब जब देखो बाई चांस आपने देखा होगा जो कॉलम रहते हैं नीचे L दिया होता है, उसका जो डेवलपमेंट रहती है L होता है, फिर वो कॉलम का बार ऊपर खड़ा होता है। अगर आपने प्रॉपर वे से वो L नहीं दिया होगा तो प्रॉपर वे से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो सरिया नीचे से मतलब टूट सकता है जब लोड पड़ेगा। और जब बेंडिंग कर रहे होते हैं, अगर हम मैंड्रिल यूज़ नहीं करेंगे तो बेंडिंग के दौरान ही बेंड में क्रैक पड़ जाते हैं, वो किसी काम का सरिया नहीं रहता है नीचे से। तो इसीलिए आपको जो मैंड्रिल यूज़ करना है हमेशा बेंडिंग के दौरान, जैसे L मारते हैं कॉलम के स्टील को, तो ये करना है 8D के हिसाब से। 8D के हिसाब से मतलब जब भी कोई भी स्टील हो, मतलब एग्जाम्पल लूँ मैं, 8 mm का सरिया मोड़ रहे हो, 8D हो गया, 8 × 8 जितना आएगा उतना मैंड्रिल आपको यूज़ करना है। अगर मतलब आपका है 25 mm का सरिया, तो 25 × 8 कर देने हैं आपको। मतलब जिस mm का भी सरिया यूज़ करोगे आप, बाई चांस 10 का करते हो, 10 × 8 80 mm का मैंड्रिल यूज़ होना चाहिए। वैसे ही आपको हमेशा मैंड्रिल यूज़ करना है। बेंडिंग के दौरान प्रॉपर वे से मैंड्रिल यूज़ होना चाहिए। आप सामने देख रहे हो जैसे बेंडिंग की जा रही है, तो वो मैंड्रिल होना चाहिए। जैसे ये हमारा 12 mm का सरिया है, तो 12 × 8, तो जो भी आएगा उसका मैंड्रिल हमें यूज़ करना होता है। देखो, जो अगली मिस्टेक की जाती है साइड पे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं समझा सकता, मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ क्या की जाती है। थर्ड मिस्टेक जो की जाती है साइड पे, वो है हमारा लैपिंग देना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मतलब गांव में तो ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते इस चीज का कि लैपिंग आपको कहां देनी चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करूं नीचे से, क्योंकि हमें लैपिंग की जरूरत पड़ती है दूसरे फ्लोर में या तीसरे फ्लोर में। तो दूसरे में देखो, यहां से हमारा फाउंडेशन मतलब कॉलम स्टार्ट हुआ, ये पहले फ्लोर में तो हमारा सरिया चला जाता है, 5 मीटर या 6 मीटर का सरिया दिया जाता है, तो वो निकलता है दूसरे फ्लोर पे। ठीक है, ये पहली स्लैब आ गई, मतलब नीचे से कॉलम निकला, पहली स्लैब में से यहां निकल गया। तो हमेशा आपको लैब कहां देना है, हमेशा सेंटर में। ऐसे तो निकाला जाता है कि कहां उसकी बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो उसी हिसाब से लैब दिया जाता है। लेकिन आपको एक चीज दिमाग रखनी है कि ज्यादातर क्या होता है, कॉलम का जहां सेंटर होता है, मतलब दोनों स्लैब का, अगर ये 3 मीटर है, ठीक है, तो इसका नीचे से 1500 यहां सेंटर आ गया। मतलब अगर यहां पकड़ू मैं 1500 तो लगभग यहां सेंटर आ गया इसका। ठीक है, सेंटर यहां आ गया, तो सेंटर से आपको हमेशा लैप देना है, मतलब सेंटर में आपका लैप आना चाहिए, जो भी लैप आएगा। तो हमेशा क्या किया जाता है, इसीलिए जो वो होता है नीचे आपका 1500 छोड़ के ही साइड पे लैप दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप लैप 2 कॉलम का, मतलब लैप होता क्या है, जहां आपका नीचे का बट ये सरिया नीचे से कंटिन्यू आ रहा है, ऊपर इसको एक्सटेंड करना है आपको, तो वहां लैप दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो लैप देना है वो हमेशा आपके सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसमें जो आप वर्टिकल लैप दो, उसमें आपको जॉगल प्रोवाइड करनी है, ये ध्यान देना। कई जगह क्या किया जाता है, ये बार आया नीचे से स्टील बार, और ऐसे ही लैप कर देते हैं उसके, मतलब उसके ऊपर ऐसे ये लैप कर दिया, ऐसे बांध दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा बेंड दे देना है, उसको हम बोलते हैं जॉगल। तो आपको जॉगल देना है, क्या होगा इन फ्यूचर अगर ऊपर से लोड पड़ेगा तो ये स्लिप नहीं करेगा, इससे इजिली वहां लोड ट्रांसफर हो जाएगा और नीचे चलेगा। इसमें क्या होगा, अगर लोड पड़ेगा या स्लिप करने के चांसेस होते हैं, ये कॉलम को तोड़ सकता है। तो हमेशा आपको एक तो जो लैप देना है वो आपको सेंटर में देना है, और दूसरा उसको जॉगल प्रोवाइड करना ही करना है। और एक चीज ध्यान देना, जो आपको लैपिंग देनी है, मतलब लैप लेंथ देनी है, वो हमेशा कॉलम में 24D से कम नहीं दी जाती है, 24D। और 24D क्या होगा, 24 इंटू जितना आपका डाया होगा। अगर 20 का हम यूज कर रहे हैं तो जितना आएगा उतना आपका लैप होना ही होना चाहिए। 24D मिनिमम होता है, बाकी आपको हमेशा कॉलम में कितना देना है, 50D। 50D पकड़ के ही चलना है। ठीक है, अगर मतलब 20 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, 50 × 20 तो हमारा हो गया 1000,
मतलब 1000 mm का लैप आना ही आना चाहिए। अगर 20 mm का सरिया है, हमेशा कितना देना है 50D, 1000 mm का आ रहा है। और अगर हम इसको बोले 3.5 फीट आपको अगर लैप देना है, अगर फीट में हम बात करें, ये हो गया हमारा लैप का। ये तीसरी मिस्टेक की जाती है। क्या की जाती है? लैप अच्छे से देते हैं, जॉगल नहीं प्रोवाइड करते हैं और लैप प्रॉपर वेस्ट नहीं होते। ये हो गया हमारी थर्ड मिस्टेक। और चौथी मिस्टेक क्या है जी की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसमें प्रॉपर वे से हुक नहीं प्रोवाइड की जाती है। मेन चीज़ है हुक, जो वर्टिकल वार को पकड़ के रखती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल उसमें अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वर्टिकल वार को एक एंकरेज भी देती है। ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको थियोटिकल इसका। देखो हुक आपको कैसे, ये आ गया हमारा एक रिंग है, मतलब स्टीरअप आ गया, ठीक है, रिंग आ गया हमारा। ये वर्टिकल बार ऊपर से देख रहे हैं। ये जो हुक प्रोवाइड करनी है आपको, ये आपको मिनिमम करनी है 10D। कितनी? 10D। 10D अगर समझे, अगर 8 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 10 × 8 कितना हो गया? 80 mm आपको प्रोवाइड करनी है ये हुक, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसको प्रॉपर वे से आपको बेंड प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये गलती काफी साइड पे की जाती है। इसको क्या करते हैं, या तो देखो ये हुक आया ना, हुक जो होगा वो ऐसे सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब अंदर को नहीं प्रोवाइड करते। तो इससे कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। अगर हुक प्रोवाइड करना है तो आपका उसका बेंड प्रॉपर 135 डिग्री होना ही होना चाहिए। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जो हमारी वीडियो की 5वीं मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी की जाती है साइड पे या गांव में बोलो, क्योंकि गांव में इस चीज़ को नज़रअंदाजी किया जाता है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैंने गांव में जितनी कंस्ट्रक्शन देखी है उनमें कवर ब्लॉक का कोई जिक्र तक नहीं होता है। मतलब कवर ब्लॉक को दिया ही नहीं जाती है कोई अहमियत। मतलब सीधा सरिया डाला, कंक्रीट डाल दिया, और जहाँ वहाँ एग्रीगेट कोई पत्थर वगैरह होगा, पॉसिबल होगा, वो घुसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। आपको कवर ब्लॉक यूज़ करना ही करना है। कॉलम है, बीम है, कुछ भी है, कवर ब्लॉक करना ही करना है। और आपको कॉलम में कितना कवर ब्लॉक करना है? 50 mm मिनिमम कवर ब्लॉक आपको उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। और जिन्होंने कवर ब्लॉक नहीं देखा है, क्योंकि काफ़ी मेरे को कमेंट आते हैं सर कवर ब्लॉक हमें नहीं पता चल रहा है, टेक्निकल वर्ड है, तो ये सामने जो है ये कवर ब्लॉक है। मतलब जो भी सरिये को 50 mm दूर रखेगा कंक्रीट से, तो वो चीज़ कवर ब्लॉक होगी उसको। इसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ लगाते कैसे हैं, तो थोड़ा आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कवर ब्लॉक का काम क्या है। देखो सामने आप देख रहे हो क्या होता है। जो भी मतलब जहाँ शटरिंग की होगी उसके और सरिये के बीच आपको कवर ब्लॉक डाल देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कवर मिल जाएगा। और बाद में क्या होगा, अगर बाई चांस कोई वॉइड भी रह जाता है कंक्रीट में, तो आपकी जो स्टील बार होगा वो क्रोजन नहीं पकड़ेगा और ख़त्म नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। अगर आप कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करोगे प्रॉपर वे से तो क्या होगा। सामने आप देख रहे हो इसमें 5 mm का भी कवर नहीं था, सिर्फ प्लास्टर से इस चीज को ढका गया था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, थोड़ा पानी उसको लगा और क्रोजन पकड़ा सरिये ने, तो वहां से धीरे धीरे कंक्रीट मतलब जो प्लास्टर था वो छूटने लगा और सरफेस ऐसा एक्सपोज हो गया। और ये काफी खराब चीज है। धीरे धीरे क्रैक बढ़ जाएंगे और पूरी बिल्डिंग खराब सी दिखेगी। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो या कुछ भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो तो कवर ब्लॉक आपको प्रॉपर वे से करना है। और कॉलम में हमें 50 mm का मिनिमम कवर देना ही देना है। तो जो 6th मिस्टेक की जाती है कॉलम करने के दौरान, वो की जाती है प्रॉपर वे से स्टील बार प्रोवाइड नहीं किए जाते। आप सामने देख रहे हो, इसमें आपको गलती दिख रही होगी। क्या है, कॉलम है, देखो एक तरफ का पूरे मतलब 3 बार दिए, दोनों तरफ बीच में एक भी बार नहीं दिया। स्पेसिंग इतनी हो गया, मतलब ये कॉलम, इस कॉलम का कोई काम नहीं। अगर इस पर प्रॉपर वे से लोड, अगर दूसरा मंजिल का लोड पड़ेगा तो ये कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा जो आपको स्टील बार प्रोवाइड करना है वो स्पेसिंग के साथ होना चाहिए। सब में स्पेसिंग होनी चाहिए बराबर। अगर 4 इंच की दे रहे हो तो सब जो सरिये प्रोवाइड किए हैं कॉलम में उनमें 4 इंच की होनी चाहिए। अगर मतलब 4.5 इंच दे रहे हो, 5 इंच दे रहे हो, तो सब में 4.5, 4 या 5 इंच होनी चाहिए। तो इसको हम सही कर सकते थे। जो 3 ऐसे सरिये दिए, इनमें से बीच से निकाल के उस सरिये को वहां प्रोवाइड कर सकते थे, तो प्रॉपर वे से सब में स्पेसिंग बराबर बन जाती। तो ये इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप करो। और आपका जो लैब आप सामने देख रहे हो ये प्रॉपर लैब भी नहीं है ऊपर। अभी बात करते हैं हम अपनी 7वीं मिस्टेक की, जो साइड पे की जाती है। वो क्या की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसकी स्पेसिंग प्रॉपर वे से प्रोवाइड नहीं की जाती है। मैंने गांव में इतना देखा है कि मतलब उसमें 1-1 फीट तक स्पेसिंग दी होती है।
तो आपको कभी भी 150 mm या 6 इंच से ज़्यादा मैं बोलूँ स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करनी है, कोई भी स्टीरअप होगा या रिंग होगा। देखो आप सामने देख रहे हो जिसमें जो वर्टिकल बार है उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, मतलब एक जो ये देखो ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है और फिर उसके बाद कितना बड़ा है। तो ये फिर गलती वही की गई है कि जो वर्टिकल बार है उसमें प्रॉपर वे से स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। और अगर हम स्टीरअप की या रिंग की बात करें तो उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। देखो जो ऊपर में रिंग देख रहे हो उसमें ज़्यादा स्पेसिंग है, नीचे वाले रिंग में कम स्पेसिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी कॉलम प्रोवाइड करो उसमें ये चीज़ नेगलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कॉलम की कि जो वर्टिकल बार हो जाए या रिंग हो जाए उनकी स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7वीं मिस्टेक। अगर मैं अभी बात करूं हमारी 8वीं मिस्टेक की, जो साइड पे की जाती है वो की जाती है जो भी वर्टिकल बार होता है, मतलब जो सीधा सरिया ऊपर गया है उसको अल्टरनेट नहीं किया होता है। आप सामने देख रहे हो कितनी बड़ी गलती की गई है। क्या किया गया है कि सरिया सब बराबर रख दिए हैं, मतलब अल्टरनेट ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है। हमेशा आपको कभी भी स्टील प्रोवाइड करना है वो अल्टरनेट होना चाहिए। और ये क्या किया गया है, इसमें सब सरिये एक ही मतलब लेवल पे काट दिए हैं। ये काफ़ी गलती की गई थी और इसको बाद में क्या करना पड़ा, कपलर करके फिर नीचे बेल्ट करके इस काम को आगे बढ़ाया गया। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखी गई है साइड पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वर्टिकल सरिया मेरा अपना ऊपर नीचे होना चाहिए, एक मतलब काफ़ी ऊपर तक होना चाहिए, एक दूसरा नीचे। इसको मैं दिखाता हूँ थ्योरेटिकल पर आपको। अगर मैं इसको एक फुटिंग समझू, ये हमारा एक बार गया वर्टिकल बार यहां तक, ठीक है। दूसरा जो सरिया जाना चाहिए वो इससे लंबा होना चाहिए, मतलब ऐसे। और जो ए वाला सरिया होगा फिर वो छोटा होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट आपका होना चाहिए। और इनमें जो डिस्टेंस होता है वो आपका 1.5 इंटू LD होना चाहिए। मतलब इसके सेंटर से लेके इसका सेंटर जो लैप आएगा नेक्स्ट, अगर आप मैं लैप बनाऊं उधर, ये लैप आया, ये लैप आया, तो यहां इसके लैप के सेंटर से इसके लैप का सेंटर कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू D, ये हमारा IS कोड कहता है। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है जो सरियों में ऊपर नीचे हमारे सरिये होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है जब भी आप प्रोवाइड करो। और जो 9वीं मिस्टेक की जाती है साइड पे, वो क्या की जाती है, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया हमारा बीम। जो इसमें डेवलपमेंट लेंथ होती है, मतलब LD होता है जो, वो प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की जाती है। साइड पे क्या किया जाता है, कॉलम भर देते हैं, जहां कॉलम ये बॉटम आ गया ना बीम का, तो यहां तक कॉलम भर देंगे। और जो ये वाला बार आएगा तो LD इतना, मतलब मैंने ये भी देखा है कि 4-4 इंच तक एंकरेज दी होती है, तो उसका कुछ काम नहीं है, वो फ्लॉप है। तो आपको हमेशा जब भी कॉलम भरना है, कास्ट करना है, आपको ध्यान देना है कि आपका LD कहां तक आता है। अगर 20 का सरिया है तो मतलब देखा जाए LD के हिसाब से तो 1000 mm मतलब हमारा बनता है, ठीक है। इस पे आप LD अगर नहीं समझ पा रहे हो कैसे निकालते क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कि LD क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ। तो वो ही मैं बता देता हूं। अगर यहां से लेके आपका यहां तक 1000 mm होना चाहिए एंकरेज, ठीक है। तो आपको उतना कॉलम खाली कर रख देना है जितना आपका L नीचे जाएगा। तो ये कॉलम कास्टिंग के दौरान काफी गलती की जाती है कि कॉलम को पूरा भर देते हैं और वो प्रॉपर वे से LD मतलब सरिया नीचे नहीं जा पाता है। तो हमेशा आपको साइड पे ध्यान देना है, जब भी आप प्रोवाइड करो तो आपको उसका उतना कॉलम खाली कर देना है जितना उसका LD आता होगा, ये ध्यान रखना, ये साइड पे जाके मिस्टेक होती है। नेक्स्ट जो 10वीं मिस्टेक है वो क्या की जाती है साइड पे, जहां गांव में साइड पे तो चलो काफी कम की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्टर साइट्स होती हैं वगैरह उसमें ये गलती ज्यादा देखी जाती है, जिसमें क्लाइंट वगैरह देखने को नहीं होता है। लेकिन गांव में ये मिस्टेक बहुत ज्यादा की जाती है कि क्या करते हैं, ये अगर हमारे 6 सरिये हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें गांव में क्या किया जाता है, ये एक रिंग प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे, मतलब ये रिंग प्रोवाइड कर दिया, ये आ गया रिंग। लेकिन ये जो 2 सरिये हैं इसको तो किसी ने पकड़ा ही नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा हुक प्रोवाइड कर देनी है, जहां 2 लेग स्टीरअप कर देना है। मतलब आपका कोई भी सरिया खुला नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ा होना ही चाहिए किसी ना किसी हुक ने या स्टील ने। जैसे इधर बेंड आ गया, इधर बेंड आ गया, इधर बेंड आ गया, इधर हुक आ गया, ये इधर हमने लिंक डाल दिया। और लिंक आपको हमेशा कितना रखना है, 10D उसका रखना है। सामने आप देख रहे हो
ये हमारा कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इसमें कॉलम में गलती क्या हुई है, कॉलम को वर्टिकल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो वर्टिकल नहीं हुआ, जो लोड वो ट्रांसमिट करने वाला है, मतलब ट्रांसफ़र करने वाला है बीम के थ्रू नीचे या फुटिंग में, तो वो प्रॉपर से नहीं कर पाएगा। थोड़ा भी अगर ऑफसेट रहता है, देखिए देखो होता है क्या है, जो कॉलम हमारा होता है उसमें टॉलरेंस होती है कुछ, मतलब लगा लो 3 से 5 mm, ये मैक्सिमम टॉलरेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें टॉलरेंस इतनी होनी चाहिए। 3 से 5 mm अगर उसमें ऑफसेट है तो वो कॉलम एक्सेप्टेबल, उसके ज़्यादा हुआ तो वो कॉलम प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डिज़ाइन किया पूरा वर्टिकल प्रॉपर। अगर वो वर्टिकल रहेगा तो प्रॉपर करेगा। देखो यहाँ हुआ क्या, देखो कॉलम हम 3 मीटर का कॉलम, देखो जो फर्मा आता है, शटरिंग आती है मोस्टली 2400 mm, जहाँ मतलब 7 से 8 फुट की हमारी हाइट रहती है, उसमें हम कास्ट कर देते हैं। फिर ऊपर आती है टोपी बोलते हैं उसको, या कॉलम का मतलब टोपी होती है जो, उसको कास्ट करना पड़ता है। तो उसी दौरान क्या किया जाता है, नीचे तो वर्टिकल कर देते हैं कॉलम, लेकिन उसी दौरान ऊपर का जो पोर्शन होता है वो टिल्ट कर दिया जाता है। मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे या कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उसमें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स आप जानते भी हैं, क्लाइंट्स को पता भी है कि क्या गलती हो सकती है, तो वो ध्यान रखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ ये चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता है। और सामने जैसे आप कॉलम को देख रहे हो, ऊपर से वो काफ़ी टिल्ट है, अप्रॉक्स 20 से 25 mm है। और ये कॉन्ट्रैक्टर करते क्या, आपको फिर भी आइडिया लगे, आपको यहाँ आइडिया लगा, वो प्लास्टर चिपका देंगे अच्छे से, वो नहीं होगा। लेकिन जो अंदर उसका होगा, अगर प्रॉपर, अगर बाई चांस फ्यूचर में काफ़ी लोड आया तो फेलियर के चांसेस काफ़ी कहाँ से बनेंगे, जहाँ जॉइंट होता है। एक तो वहाँ जॉइंट होता है, दूसरा अगर बाई चांस वहीं लैब दे दिया, क्योंकि लैब मोस्टली सेंटर में प्रोवाइड किया होता है, मैंने देखा है। क्योंकि हम नीचे से कोई 3 फुट या 1 मीटर तक लैब हमें प्रोवाइड नहीं करना होता है, वहाँ फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कहाँ, स्लैब से, जहाँ से कॉलम शुरू होता है वहाँ अगर लैब प्रोवाइड कर दोगे, फेलियर के चांसेस होते हैं। तो ये गलती है, ये गलती आपको कभी नहीं करनी देनी है। ये पहली मिस्टेक थी, इसको प्रॉपर से आपको अलाइनमेंट करना है। इस पे वीडियो में बना चुका हूँ कि कैसे आपको प्लम बॉब, जो साउल होता है, प्लम बॉब होता है, उसकी हेल्प से चेक कर लेना है कि नीचे बॉटम से लेके ऊपर तक हमारा कॉलम सेम होना चाहिए। अप्रॉक्स 1-2 mm या 3 mm का अगर उसमें ऑफसेट है तो वो एक्सेप्टेबल है, चलेगा। बाकी अगर ज़्यादा वो टिल्ट हुआ तो ऐसा कॉलम आपको कभी रहने नहीं देना, उसको तुड़वा के बनवा देना। ये गलती है। दूसरी गलती यहाँ और क्या की है, वो भी शटरिंग में गलती की गई है। सामने आप देख रहे हो जो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, बल्ली लगाई गई हैं, कई जगह प्लम बॉब टेका यूज़ किया जाता है। तो जो बल्ली यूज़ की गई हैं वो बल्ली किसी ब्रिक पे रखी गई हैं, कुछ फट्टों पे रखी गई हैं, कुछ प्लैंक्स पे रखी गई हैं। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों मिस्टेक इसको मैं बोल रहा हूँ, देखो ये नहीं बोल रहा मैं कि शटरिंग गिर भी सकती है, वो नहीं है, शटरिंग मोस्टली नहीं गिरती है, लेकिन होती गलती क्या है, उसमें होती है सेटलमेंट। जब एक बार कंक्रीट स्टार्ट हो जाएगा और जब उस पर लोड पड़ेगा तो होगा क्या, जो शटरिंग है थोड़ी भी अगर 5 mm भी नीचे बैठी, आपको दिखेगा नहीं वो बैठा हुआ, लेकिन ऊपर जो स्लैब ढल गई होगी, जब बैठेगी तो क्रैक आ जाता है, जो माइक्रो छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। और वो क्रैक क्या करते हैं, वो क्रैक ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, पानी थोड़ा थोड़ा अंदर जाता जाएगा, जो अंदर स्टील होगा वो डिट्रॉइड होता रहता है, उसको क्रोजन लगती है, वो सड़ता रहता है। और मोस्टली आप देखना होता है क्या, जब पुरानी छतें तोड़ी जाती हैं तो उसमें से जो सरी होता है उसको क्रोजन लगी होती है, क्योंकि पानी तो नहीं लग रहा है। लेकिन यही चीज़ होती है, अगर प्रॉपर से शटरिंग वर्टिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, जब कंक्रीट का लोड आता है तो वो सेटलमेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत नीचे बल्ली बैठ जाती है। तो आपको प्रॉपर वर्टिकल सपोर्ट हमेशा रखनी है, और ऐसा कभी नहीं रखना है कि ब्रिक के ऊपर या किसी के ऊपर रखोगे तो वो गिर के मतलब शटरिंग भी आपकी लूज हो सकती है, मतलब शटरिंग फेलियर हो सकता है। अगला यहाँ शटरिंग में ही एक और मैं आपको मिस्टेक बता दूं कि जो शटरिंग है कच्ची शटरिंग की है, मतलब प्रॉपर उसमें देखो ऊबड़ खाबड़ नीचे लेवल भी करोगे, क्योंकि प्लेट एमएस की जो प्लेट यूज़ की गई है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरी उसमें एमएस की प्लेट के पीछे में फट्टा कभी कुछ डाला है, और नीचे से अगर आप देख रहे हो स्पेस तो नीचे स्लरी भी निकलेगी। तो जब स्लरी निकल गई, पानी सीमेंट निकल गया, तो उस कंक्रीट का कोई फ़ायदा नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। मतलब आपको ऐसी शटरिंग करनी है कि आपकी शटरिंग में से थोड़ा भी पानी नीचे नहीं आना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना होता है शटरिंग के दौरान, क्योंकि शटरिंग का उतना ही खर्चा होगा। आप सेम ये नहीं बोल रहा मैं प्लाई का करो, लेकिन एमएस का भी करो तो उसमें भी उसको पक्का कर लो। वहाँ या मिट्टी डाल लो, या रेता डाल लो, या टेपिंग कर लो, या शटरिंग ऑयल लगा लो। ये सब चीज़ें लगाने से आपका हनीकॉम्ब नहीं आएगा और स्लरी भी नीचे नहीं गिरेगी। तो एक विजिट पे थे, वहाँ पे हमने ये मिस्टेक देखी है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एज ए साइट इंजीनियर
सिविल इंजीनियर अगर आप हो, जहाँ किसी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो कभी अलाउ ऐसी चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। डेवलपमेंट लेंथ और लैब का, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर यही अच्छे से प्रोवाइड नहीं की गई तो काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है। अगर हम सामने देखें, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, कमर्शियल बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाउस कंस्ट्रक्शन हो तो चले कोई कि इतना लोड नहीं आने वाला है, कमर्शियल बिल्डिंग है, लोड आने वाला है, मतलब इंस्टीट्यूट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वहाँ पे ऐसी अगर मिस्टेक होती है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम इसे कहते हैं एक सिविल इंजीनियर के द्वारा या आर्किटेक्ट के द्वारा, क्योंकि ये अलाउ करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी के नज़र में तो हो रही है सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के। तो ये अगर मैं बात करूं, ये जो डेवलपमेंट लेंथ होती है ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिन लोगों को पहले डेवलपमेंट लेंथ नहीं पता है उनको मैं समझा दूं। देखो, एक चीज़ होती है जहां हमारा जंक्शन बनता है, जहां बीम खत्म होता है, वहां पे एल प्रोवाइड करना होता है आपको, उससे हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। इस पे 3-4 वीडियो पहले से है कैसे डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं, सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। कि देखो, कोई भी चीज है उसको एंकरेज जरूरी होती है, मतलब पकड़ के रखने के लिए। अगर देखो, अगर समझे हम, ये देखो सामने ये जो कॉलम और बीम है, और सरिया आप देख रहे हो सीधा जा रहा है, नीचे कोई बेंड नहीं है, और जब बीच में लोड पड़ेगा, इस पे लोड एक्सेस हो गया तो सबसे जल्दी पहले फेलियर कहां से दिखेगा, यहीं से आपको फेलियर दिखेगा कि जो सरिया होगा वो स्लिप हो जाएगा कंक्रीट में से ही, उसको कोई एंकरेज ही नहीं है रुकने के लिए, रिब्स के ऊपर नहीं रुक सकता वो, तो वो स्लिप हो जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले होता क्या, जो जैसे मैंने बताया कि सरिया क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है सीधा। फेलियर सबसे पहले स्टार्ट ही कहां से होता है, नहीं तो फेलियर हमारा कहां से स्टार्ट होना था कि हमारा कोई बीम है, उस पर लोड आ रहा है, पहले वो जो नीचे सरिया होगा वो टूटेगा, जहां लैप होंगे वो लैप छूटेंगे, उसके बाद वो वहां से टूटेगा। लेकिन यहां फेलियर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, बीम के जंक्शन से ही। सरिया ही निकल जाएगा तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। जैसे पिक आप देख रहे हो, ये स्लिपेज के कारण फेलियर हुआ है। किससे, यहां डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की थी तो उसके लिए। और डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, 50D या 60D, ये कंप्रेशन टेंशन जोन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो वहां ये होता है 50D, अगर मतलब 20 mm का सरिया है तो आपका 1 मीटर का या 1000 mm का डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। ये पहला रूल है। अगर डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करोगे तो फेलियर होने आपका घर कोलैप्स हो ही जाएगा। और अगर हम बात करें, बहुत बड़ी गलती है, कुछ लोग इसको इतना ध्यान नहीं देते, और ये गलती होती क्यों की जाती है, मोस्टली होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोल रहा, कोई भी काम करवाए जिसको नॉलेज नहीं है, या कॉन्ट्रैक्टर मोस्टली करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर में सबके बात नहीं कर रहा, टाइम बचाने के लिए करते हैं। अगर वो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर दे जंक्शंस पे तो वहां पे सरिया डालना काफी ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि जंक्शन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है बीम को टाई करने में एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो उधर जब सरिया डालने में टाइम लगेगा, वो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, आगे डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, सीधा सरिया रख देते हैं कि दूसरा सरिया आराम से पास हो जाए, कंक्रीट कर देंगे, खत्म कहानी, किसी को दिखेगा नहीं। तो ये चीज है, ये काफी बड़ी गलती है, इसको सुधारना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसको डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, हम वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अभी लैब का आगे बताने वाला हूं, वो बाद में वीडियो देखनी है, ये पहले देख लो। एक गलती हुई है, अभी दूसरी गलती बाकी है, 3-4 वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, ये देख के वो वीडियो भी देखनी है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी गलती होती है डेवलपमेंट लेंथ, वो तब भी समझ आएगा। अभी आपने मिस्टेक देख ली। दूसरी मिस्टेक यहाँ क्या हुई है, जो लैब प्रोवाइड किया गया, लैप एक ही जगह पे डाल दिया गया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये यहां भी वही फेलियर का कारण हुआ, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, इधर ये क्राउड का कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि क्राउड कितनी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर ज्यादा हो गई तो अगर आपने एंकरेज लेंथ भी नहीं दी है तो वहां से फेलियर हो जाएगा। और दूसरी, अगर लैप आपने एक ही जगह पे दे दिया, मतलब जो देखो हमारा सरिया आता है 12 मीटर का, 12 मीटर से ज्यादा लंबा सरिया नहीं आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड साइज है इंडिया का, तो 12 मीटर के बाद हमें लैप प्रोवाइड करना पड़ता है। लैप क्या होगा, 2 सरियों को जोड़ा जाता है, वो भी 50D के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। 20 mm का सरिया तो 1000 mm, 16 mm का सरिया तो 50D के हिसाब से 800-450 mm वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन उसका भी कुछ रूल होता है कि आपको जो सरिया प्रोवाइड करना है वो प्रॉपर जगह पे लैब देने हैं। देखो, अगर मैं ऐसे तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं LY4 के हिसाब से या LY3 के हिसाब से बॉटम टॉप का, लेकिन मैं एक थंब रूल, सिंपल फंडा आपको बता देता हूँ, इस हिसाब से भी फॉलो करोगे तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। देखो, जो टॉप सरिया होता है, टॉप स्पैनर, देखो हमारा होता क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जो हमारा, वो ऊपर क्या है हमारा कंप्रेशन जोन,
नीचे हमारा टेंशन जोन, और जो कैंटिलीवर बीम है ऊपर उसका टेंशन जोन, नीचे कंप्रेशन जोन। अभी क्या करना है, जो सिंपली सपोर्ट, ये सामने आप सिंपली सपोर्टेड बीम देख रहे हो, दोनों तरफ सपोर्ट है, तो टॉप में जो टॉप का लैप आएगा वो आपको मिड में दे देना है, सेंटर में दे देना है। मतलब दोनों कॉलम जहां है उसका जो सेंटर बनेगा वहां पे टॉप का सरिये का लैप दे देना है, और जो बॉटम का होगा जहां पे कॉलम है सपोर्ट के पास वो लैप दे देना है। तो अगर ऐसे करते हो टॉप का सेंटर में और नीचे का सपोर्ट्स पे, तो आपके फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एक ही जगह पे डाल दिया, मतलब ये लैप एक ही जगह पे आप देख रहे हो, देखो सामने सब तीनों ऊपर के 3 सरिये का लैप जंक्शन में। ये गलत नहीं है। देखो एक चीज हो रहा है प्रैक्टिकली, अगर हम देखें जब जंक्शन में लैप दिया जाता है तो वो थोड़ा सिक्योर, मतलब सेफ हो जाता है अगर बाकी जगह पे दे। तो ये मेरे ख्याल में 20% ठीक है, लेकिन 80% गलत है। और अगर हमें 100% सही काम करना है तो वो क्या है, टॉप का मिड स्पैन में, बॉटम का एंड के पास, और एक जगह पे लैप कभी नहीं देना। वो सबसे बड़ा फेलियर का कारण बन सकता है। एक जगह का अगर आप लैप देते हो तो फेलियर होगा ही होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, लैप आगे पीछे दे देना है। ये दो जो गलतियां हैं ना, ये काफ़ी बड़ी गलतियां हैं, इसको काफ़ी जगह इग्नोर किया जाता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ऐसी मिस्टेक्स आपको कभी होने नहीं देनी है। और अगर मैं बात करूं, दोनों चीज़ों में बात करूंगा, डेवलपमेंट लेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो वीडियोस है, मैंने 4 वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रोवाइड करनी होती है, और अच्छे से आप समझोगे डेवलपमेंट लेंथ। वो भी प्रैक्टिकली वीडियो लाइव दिखाई हुई है मैंने कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे देनी है, और लैब की वीडियोस भी मैं डाल दूंगा। तो इस वीडियो के बाद आपको 2 काम करने हैं। जैसे ये वीडियो खत्म होगी, पहले कंप्लीट देख लो, एक चीज और कंप्लीट बताने वाला हूं। जैसे वीडियो खत्म होगी आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाल बटन नीचे देख रहा है, बेल आइकन दबा लेना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जितनी वीडियोस है ना, वो एक साइट इंजीनियर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई हाउस कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसके लिए भी, क्योंकि आगे सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। शाम को जो वीडियो आएगी वो आएगी किस पे, वो आने वाली है कि हमें MS फ्रेम के डोर विंडो लगानी चाहिए या वुडन की, कौन सा खर्चा कम पड़ता है, कौन सी अच्छी है, वो सब चीजें उसमें मैं बात करने वाला हूं। तो ये 2 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको एज ए सिविल इंजीनियर आने भी चाहिए। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट जरूर करो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी ये जो साइट विजिट्स हैं वो आपके लिए मैं कंटिन्यू रखूंगा, पॉसिबल होगा और ज़्यादा चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूं। बस आपको उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा देना है। ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगी, सिर्फ मिलती हैं कहाँ पे, सिविल साइट विजिट पे।